चलिए गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं और आज यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में आप जो पढ़ चुके हैं वो सब वीडियो देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए जरा ध्यान देते हैं, हम लोग सीधे डायरेक्ट पर आपको लेकर चलते हैं। सेक्शन 21 पर एक नज़र डालिए और यहाँ पर बात की गई है अभिरक्षा आदेश की, जो कि देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य आदेश के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यतीत व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यार्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बात की गई कि अभिरक्षा किसको दी जाएगी, इसके संबंध में एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज समझिए यहाँ पर कि जो कस्टडी ऑर्डर है वो कैसे होगा। कहा गया कि तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अन्य विधि में कोई भी बात, अगर कोई भी प्रोविजंस किए गए हैं उनके होते हुए भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यतीत व्यक्ति को या फिर उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को, जो व्यतीत व्यक्ति है उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने अगर आवेदन किया है तो फिर किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यार्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। तो देखिए यहाँ अभिरक्षा की बात की गई कि कोई संतान है अगर, तो उनके संबंधित अभिरक्षा से रिलेटेड ऑर्डर कर सकेंगे किसके लिए, जो व्यतीत व्यक्ति है उसके प्रति या फिर उसकी ओर से जिसने आवेदन किया है उसको किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दी जा सकती है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन पढ़ रहे हैं 21। फिर अगर यहाँ पर भेंट की बात की गई कि मान लीजिए कस्टडी किसी संतान की किसी दूसरे पक्षकार पर है, तो यहाँ पर अगर जो व्यथित व्यक्ति है उसकी तरफ से अगर कोई आवेदन किया जाता है तो उसके मिलवाने के भी इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ भेंट का मतलब है मिलवाने से। अगली जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परंतु यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यार्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के लिए कोई हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इनकार करेगा। अगर मजिस्ट्रेट की ये राय होती है कि अगर इनको मिलवा दिया गया बच्चे से या किसी संतान से, तो प्रत्यार्थी की जो कोई भेंट है वो संतान या संतानों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इनकार कर सकेगा। ये सेक्शन 21 आप पढ़ रहे थे, जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात की गई कस्टडी ऑर्डर्स की। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द मैजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज of hearing of the application for protection order or for any other relief under this act grant temporary custody of any child or children to the aggrieved person or the person making an application on her behalf and specify। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, किसी भी अदर लॉ में कोई भी कंटेंट्स होते हैं, कोई भी प्रोविजंस होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भले ही या भी प्रेजेंट में इन फोर्स हो, द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज, तो मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो जिस समय सुनवाई कर रहा है उस समय प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है। इसके लिए फॉर एनी अदर रिलीफ, या कोई अदर रिलीफ भी दे सकते हैं अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग। ग्रांट टेम्परेरी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन, टेम्परेरी कस्टडी भी दे सकते हैं टू द अग्रीव्ड पर्सन, इसको अग्रीव पर्सन के लिए,
और यहाँ पे कहा गया कि और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ एंड स्पेसिफाई, या जिसने भी एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बिहाफ पर उस पर्सन को, जो अग्रीव पर्सन थी उसके बिहाफ पर जिसने भी एप्लीकेशन फाइल की है, उनको भी टेम्परेरी कस्टडी दे सकते हैं, चाइल्ड की या फिर चिल्ड्रन की। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ बात की गई, इफ नेसेसरी द अरेंजमेंट्स फॉर विजिट ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन बाय द रेस्पोंडेंट। कहा गया अगर इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक हो, द अरेंजमेंट फॉर विजिट ऑफ सच चाइल्ड, तो फिर यहाँ जरूरत होगी तो फिर विजिट की भी बात की जाएगी उस बच्चे से। और चिल्ड्रन यानी कि एक बच्चा हो या फिर कई बच्चे भी हो सकते हैं, बाय द रेस्पोंडेंट, तो रेस्पोंडेंट को यहाँ मिलवाने की भी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन एक बात फिर और की गई है यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट में, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा गया, इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी विजिट ऑफ द रेस्पोंडेंट, अगर मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन होता है दैट एनी विजिट ऑफ रेस्पोंडेंट मे बी हार्मफुल, जो विजिट होगी वो हार्मफुल हो सकती है, टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन, इनके जो संतानें हैं, संतान या कोई संतानें हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ हार्मफुल हो सकता है। द मजिस्ट्रेट शैल रिफ्यूज टू अलाउ सच विजिट, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर रिफ्यूज कर सकता है उस विजिट के लिए। सेक्शन 21 आप पढ़ रहे थे। सेक्शन 22 पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपनसेशन ऑर्डर्स। जो कंपनसेशन ऑर्डर्स हैं वो सेक्शन यहाँ 22 में इसके प्रोविजन दिए गए। ये सेक्शन वीआईपी है, सेक्शन 21 भी वीआईपी था और 22 भी ये वीआईपी है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। In addition to other reliefs as may be granted under this Act, the magistrate may, on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation and damage for the injuries, including mental torture and emotional distress caused by the acts of domestic violence committed by the respondent। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंपनसेशन के रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं। कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। द एडिशन टू द रिलीफ एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिलीफ यहाँ पर उनको दी जा सकती है। तो देखिए कहा गया, द मजिस्ट्रेट may on an application being made by the aggrieved person, जो व्यथित व्यक्ति उसने अगर एप्लीकेशन फाइल की है, पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट को ये निर्देश दिया जा सकता है पे कंपनसेशन, कंपनसेशन पे करने के लिए, एंड डैमेजेस फॉर द इंजरी, जो उसको इंजरी हुई है उसके डैमेज के लिए, और जो डैमेजेस होंगे इसमें इंक्लूडिंग मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, इसके लिए भी, कॉज्ड बाय द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होना चाहिए, एंड कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट, जो कि रेस्पोंडेंट ने किया हो, तो उसके लिए यहाँ कंपनसेशन की व्यवस्था की गई है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। अगले जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या यहाँ मिल सकता है, किस किस के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं, कंपनसेशन के लिए, फिर डैमेजेस के लिए जिसमें इंजरीज की बात की गई है, इंक्लूडिंग द मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस, इसके लिए भी उनको पेमेंट करना होगा। चलो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 22 प्रतिकर आदेश। अन्य अनुतोष के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अन्य अनुतोष के अतिरिक्त अगर कोई अन्य रिलीफ भी दिए गए हैं उनके अलावा भी ऐसा किया जा सकता है। कैसे? मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रत्यार्थी को क्षतियों के लिए जिसके अंतर्गत
उस प्रत्यार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित हैं। तो ये दोनों लाइनों को जरा ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट हैं इनको चाहो तो आप अपने डायरेक्ट में अंडरलाइन कर लीजिए। घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट इसमें सम्मिलित हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश देने का आदेश पारित कर सकेगा। तो प्रतिकर का जो आदेश है और जो नुकसानी हुई है उसका पेमेंट करने के लिए यानी भुगतान करने के लिए प्रत्यार्थी को, उनकी रेस्पोंडेंट को आदेश, उसको निर्देश देने का आदेश पारित कर सकता है। कौन कर सकता है यहाँ पे? मजिस्ट्रेट। कब कर सकते हैं? भले ही कोई अलग से रिलीफ मिला हो, उसके बावजूद भी अगर व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन फाइल किया गया है प्रत्यार्थी को क्षतियों के लिए, तो प्रत्यार्थी को ये सारी चीजों का भुगतान करना होगा। सेक्शन आप 22 पढ़ रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा एक केस भी थोड़ा सा देखना चाहते, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विवाहित विघटित नहीं है, भरण पोषण इनकार किया गया, चुनौती दी गई, फिर अभिनिर्धारित किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में होते हुए महिला अधिनियम के तहत किसी अनुतोष हेतु हकदार नहीं होगी। यहाँ पुनरीक्षण खारिज कर दी गई। केस था श्रीमती सुकन्या बनाम बालकराम, 2014 का ये केस है। चलो सेक्शन 23 पर एक बार नजर डालिए। अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। क्या मजिस्ट्रेट यहाँ पर इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं? क्या एक पक्षीय आदेश कर सकते हैं? ये क्रिमिनल जैसा केस है और अगर 498 रजिस्टर्ड होता तो क्रिमिनल ही प्रोविजंस किए जाते हैं, पनिशमेंट की भी बात की जाती है। सिविल केसेस में तो हो जाता है, तो क्या यहाँ पर भी हो सकता है? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 23 पर एक नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। यहाँ पर बात की गई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्रवाई में ऐसा अंतरिम आदेश जो न्याय संगत और उपयुक्त हो पारित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? मजिस्ट्रेट। कब? इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्रवाई में ऐसा अंतरिम आदेश जो न्याय संगत होना चाहिए और उपयुक्त हो। दो बातें यहाँ की गई हैं, ऐसा अंतरिम आदेश जो न्याय संगत और उपयुक्त हो पारित कर सकेगा। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। फिर यहाँ कहा गया कि यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता कि प्रथम दृष्टया कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यार्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है, कोई ऐसा आवेदन उनको मिला हुआ और प्राइमा फेसी में अगर उसको मजिस्ट्रेट को ऐसा फील होता है तो, और ये उनको लगता है कि हाँ ऐसा हो गया और उनका समाधान हो जाए, तो उस कंडीशन में या उसने किया है, या तो वो कोई कार्य कर रहा हो या फिर उसने किया हो, या यह संभावना है कि प्रत्यार्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए शपथ पत्र के आधार पर यथास्थिति धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन प्रत्यार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश दे सकेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 23, इसमें कहा गया सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21 और 22 से रिलेटेड यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 23 वाला कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? जल्दी से बताओ भाई, आप लोग बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि आवाज नहीं आती ना तो समझ में नहीं आता कि हाँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चले वो। अच्छा चलो, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो सेक्शन 18 पर सबसे पहले देख लीजिए कि सेक्शन 18 में क्या दिया है, 19 में क्या दिया है, 20 में क्या दिया है, 21 और 22 आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 18 जो यहाँ पर प्रोविजन कर रहा है, सेक्शन 18 जो रिलेटेड है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर से रिलेटेड, और जो सेक्शन 19 है देखिए जल्दी से, वो कौन सा है? रेजिडेंस ऑर्डर।
सेक्शन 19। फिर जो सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं, 20 में बात किया गया है मॉनेटरी रिलीफ यानी कि धनी अनुतोष के बारे में। सेक्शन 21 ऑलरेडी आप अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ कस्टडी ऑर्डर के बारे में। और सेक्शन 22 में बात की गई कंपनसेशन ऑर्डर की। तो क्या इनमें एक्स पार्टी डिसीजन हो सकता है? मैटर ये, क्या इसमें मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी डिसीजन कर सकता है? तो बिल्कुल आप बोलेंगे यस। सेक्शन को आप याद कर लीजिए, 18, 19, 20, 21 और 22 से रिलेटेड। तो कहा गया एक पक्षी यहाँ आदेश कर सकते हैं। ये आपने कौन से सेक्शन में पढ़ा? ये सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है 23। क्लियर है गाइस सभी को? चलो अब जरा हम सीधे चलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा देख लीजिए सेक्शन 23 में, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ कहा गया कि पावर टू ग्रांट इंटरम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। क्या एक्स पार्टी ऑर्डर किए जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ किए जा सकते हैं। क्या इंटरम ऑर्डर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये हो गया इंटरम ऑर्डर एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। तो यहाँ सप्लोज नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालिए। यहाँ बात की गई इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट में पास सच इंटरम ऑर्डर एज द डीम जस्ट एंड प्रॉपर। अगर मजिस्ट्रेट को ये फील होता है कि इंटरम रिलीफ की आवश्यकता है अग्रीव्ड पर्सन को और वो न्याय हित में हो, तो बिल्कुल यहाँ पर वो ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं और इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट ना जाता हो। सब क्लोज नंबर 2 पर जरा नजर डालिए। यहाँ बात की गई इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसी disclose that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence। यहाँ पर पॉइंट्स पर नजर डालिए। द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा समाधान हो जाता है दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसी, जो एप्लीकेशन दिया गया उसको प्राइमा फेसी में देखने पर डिस्क्लोज दैट द रेस्पोंडेंट इज कमिटिंग, जो रेस्पोंडेंट है वो क्या कर रहा है? कमिटिंग करने वाला है। और हैज कमिटेड, या उसने कमिटेड कर दिया एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा हो। और दैट देयर इज लाइकलीहुड दैट द रिस्पोंडेंट में कमिट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ही मे ग्रांट एन एक्स पार्टी ऑर्डर। तो यहाँ मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? एक्स पार्टी ऑर्डर को ग्रांट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट इन सच फॉर्म as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21 or as the case may be section 22। इन दोनों ही इन सिचुएशन में जो सेक्शन 18, 19 और 20, 21 और 22 में आपका इन सभी के रिलेटेड यहाँ पर रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट यहाँ क्या कर सकता है? एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है। सेक्शन आप पढ़ रहे थे 23 और सब क्लोज नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 23 से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। सेक्शन 23 सब क्लोज फर्स्ट में यहाँ बात की गई है इंटरम रिलीफ की, कि यहाँ पर क्या इंटरम रिलीफ से रिलेटेड कोई ऑर्डर किया जा सकता है? तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। सेक्शन 23 सब क्लोज 2 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ बात की गई प्राइमा फेसी में अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं वो कि यहाँ रेस्पोंडेंट कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई कार्य कर चुका है या करने वाला है या ऐसी उम्मीद लग रही, तो ऐसे केसेस से रिलेटेड यहाँ एक्स पार्टी ऑर्डर भी किया जा सकता है सेक्शन 23 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग। चलिए जरा ध्यान देते हैं हम थोड़ा सा। सेक्शन 24 में एक बार नजर डालिए। कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्ट क्या कर सकता है? यहाँ पर जो कॉपी है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो हिंदी मीडियम के वो भी एक नजर डालिएगा यहाँ पर। सेक्शन 24 पर नजर डालते हैं हम लोग। न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, और किन केसेस में कब दिए जाएंगी? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया हुआ। कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं आप? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005।
वहां यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति निःशुल्क आवेदन के पक्षकारों को, उस पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई है और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अव्यवस्थित किसी सेवा प्रदाता को और किसी अन्य सेवा प्रदाता ने किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट को रजिस्ट्रेट किया है तो उस सेवा प्रदाता को दी जाएगी। देखो यहाँ पे किस किस को एप्लीकेशन जो आदेश की कॉपी होगी वो कहाँ कहाँ भेजी जाएगी। सबसे पहले और कैसे भेजी जाएगी, निःशुल्क। आवेदन के जो पक्षकार थे उनको, फर्स्ट पॉइंट, उस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में वो केस चल रहा हो, और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भी सेवा प्रदाता है उनको, या कोई ऐसी सेवा प्रदाता जिसने घरेलू घटना की रिपोर्ट रजिस्ट्रेट की हो अपने पास। ये 4 लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। न्यायालय अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है, कोई भी आदेश देते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो निःशुल्क प्रति मीन्स विदाउट कॉस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ पर सेंड करता है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहा गया, कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। द मजिस्ट्रेट shall in all cases where he has passed any order under this act, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर अगर पारित किया जाता है तो ऑर्डर दैट a copy of such order shall be given free of cost, कैसे दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, to the parties to the application, पार्टीज को, और द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उनको, इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच द मजिस्ट्रेट हैज बीन अप्रोच, जो ज्यूरिडिक्शन में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो अप्रोच की जा रही है उसकी ज्यूरिडिक्शन में कहीं पर भी जो पुलिस स्टेशन है वो, एंड एनी सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, जो ज्यूरिडिक्शन की लोकल लिमिट्स में कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको भेजी जाएगी। या फिर इफ एनी सर्विस प्रोवाइडर्स हैज रजिस्टर्ड अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, या किसी भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर ने जिसने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया हो उसको भी भेजी जाएगी। तो 4 लोगों को टोटल ये कॉपी भेजी जाएगी जो कि होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन 25 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर, जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 25 पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ बात की गई आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन। सबक्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा। जो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है, बात की गई कि वो कब तक लागू रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि अगर कोई भी संरक्षण आदेश धारा 18 के अकॉर्डिंग व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक वह प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि जो व्यथित व्यक्ति है वो एप्लीकेशन फाइल ना कर दे, तब तक के लिए वो आदेश, संरक्षण जो आदेश हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। वैसे जब तक कि व्यक्ति जो ऐसा है वो एप्लीकेशन ये ना दे कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है, तब तक वो एप्लीकेबल रहेगा। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 का सब क्लोज नंबर 2। और 2 पर देखिए क्या कहा गया, यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति या प्रत्याशी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंग्रहण अपेक्षित है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश जो वह समुचित समझे पारित कर सकेगा। देखिए सपोज नंबर 2 पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, फिर कब तक लागू रहेगा,
तो कहा गया कि जब तक कि व्यथित व्यक्ति उसे वापस लेने के लिए आवेदन ना कर दे। दूसरा, ये सेक्शन कौन सा पढ़ा थे आप? 25 सब क्लोज फर्स्ट। 2 में आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 या प्लीज। हाँ मैम, बन रहा है ना, बताइए। कोई नहीं, हम आपको सेंड कर देंगे। आप ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, भेजता हूँ मैं आपको, है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 25 का सब क्लोज 2 पर एक बार फिर से नजर डालिए। देखिए यहाँ क्या कहा गया कि यदि मजिस्ट्रेट का उस सिचुएशन में ये समाधान हो जाए कि कुछ परिस्थितियां चेंज हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा आदेश करना आवश्यक है, या जो प्रोटेक्शन दिया गया उसे कुछ समय के लिए होल्ड किया जाए या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, तो अपने ऐसे कारणों को मजिस्ट्रेट लिखने के बाद वह जो ठीक समझे ऐसे आदेश पारित कर सकेगा। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ बात की गई है ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालिए। अ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी इन फोर्स टिल द अग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। जब तक कि कब तक रहेगा? जब तक कि अग्रीव्ड पर्सन अप्लाई ना कर दे डिस्चार्ज के लिए, तब तक वो एप्लीकेबल रहेगा। सेक्शन 25 सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई इफ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द अग्रीव्ड पर्सन और द रेस्पोंडेंट। यहाँ पर मजिस्ट्रेट को अगर ये समाधान हो जाता है कि जो रेस्पोंडेंट है या अग्रीव्ड पर्सन है उसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन दिया गया है, देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायरिंग, जहाँ पर परिस्थितियों के आधार पर कुछ बदलाव किए हुए हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन, ये तीनों सिचुएशन में यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड मॉडिफिकेशन, थर्ड बात की गई है रिवोकेशन की। ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर अगर जैसे किया गया है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अल्टरन, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट ही मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ मजिस्ट्रेट उसका कारण लिखते हुए इनमें से कोई भी ऑर्डर कर सकता है, चाहे वो अल्ट्रेशन का हो, चाहे मॉडिफिकेशन का हो, चाहे वो रिवोकेशन का हो। राइटिंग पास सच ऑर्डर एज ही मे डीम एप्रोप्रिएट, जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, जो न्याय के हित में हो, वो ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप पढ़ रहे थे सेक्शन 25 सब क्लोज नंबर 2। चलिए सेक्शन नंबर 26 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलीफ इन अदर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की गई है अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुरोध से रिलेटेड है यहाँ पर, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। आप सेक्शन 26 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ बात की गई धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई भी अनुरोध, कोई भी रिलीफ दिया गया है यहाँ पर किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्रवाई में भी, चाहे ऐसी कार्रवाई अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात आरंभ की गई हो, मांगा जा सकेगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि अनुवादों और विधिक कार्रवाइयों में कोई अनुरोध है, भले ही यहाँ पर दिया गया है, तो भी किन किन सेक्शन के अकॉर्डिंग, देखिए इसको मैं फिर से रिपीट करूँ, एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया, सब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 26 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, धारा 18, धारा 19 और धारा 20, 21 और 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुरोध है। और फिर यहाँ पे कहा गया कि इसमें कोई अगर रिलीफ दिया गया तो किसी सिविल न्यायालय या कुटुंब न्यायालय या फिर किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्रवाई में भी, चाहे ऐसी कार्रवाई अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात आरंभ की गई हो और उससे कोई रिलीफ है तो वो मांगा जा सकेगा। यहाँ पर सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए।
देखिए जरा यहाँ पे कहा गया सब क्लोज नंबर 2 पर उपधारा 1 कौन सी, जो आप ये पढ़ रहे थे, निर्दिष्ट कोई अनुतोष किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ साथ जिसकी व्यथित व्यक्ति किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे बाद या विधिक कार्रवाई में वांछा करे तो मांगा जा सकेगा। तो देखिए यहाँ कहा गया कि भले ही यहाँ पर सब क्लोज नंबर 1 में जो अनुतोष मांगा गया उसके अलावा भी अगर किसी अन्य विधि के अनुसार या किसी भी और अन्य कार्रवाई में जिसमें सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे बाद या विधिक कार्रवाई में कोई वांछा करे तो वो यहाँ पर मांगा जा सकेगा। अगर विधि में ऐसे कोई रिलीफ उपलब्ध हो तो उनको दिए जा सकेंगे, इसके अलावा भी। सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई कि यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई से भिन्न किन्हीं कार्रवाइयों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया है, मान लो उन्होंने कोई रिलीफ ले लिया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा। कहा गया था कि अगर व्यथित व्यक्ति ने किसी भी अन्य विधि में या किसी भी और किसी कोर्ट के द्वारा, चाहे वो दंड न्यायालय हो चाहे वो सिविल न्यायालय हो, उनके अनुसार अगर कोई भी रिलीफ प्राप्त किया है तो इसकी इंफॉर्मेशन उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जो कि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग सुनवाई कर रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 26 पर जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डालिए। कहा गया रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, जो दूसरे कोई केस लगाए गए हैं, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, उनमें अगर कोई रिलीफ मिला है तो उससे रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 26 का सब क्लोज नंबर 1। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 जस्ट आपने पढ़ चुके हैं। आप ये यहाँ पर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की गई सेक्शन 18 में, और सेक्शन जो 19 है इसमें यहाँ पर रेजिडेंस ऑर्डर की बात की गई है, और सेक्शन जो 20 है यहाँ पर बात की गई मॉनेटरी रिलीफ की यानी कि धनीय अनुतोष की। सेक्शन 21 में जो बात की गई थी वो अभिरक्षा आदेश या फिर कस्टडी ऑर्डर्स की बात की गई। सेक्शन 22 में यहाँ पर कंपनसेशन ऑर्डर की बात की गई। अगर मान लीजिए यहाँ कहा गया कि यानी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court और criminal court। रिलेटेड देखिए कोई भी अगर यहाँ रिलीफ की बात की गई कहाँ कहाँ है, सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में, अफेक्टिंग द अग्रीव्ड पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई भी जो रिलीफ है और वो किसके अकॉर्डिंग मांगा गया है, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 21 और 22 के अकॉर्डिंग, तो फिर इसके बाद कहा गया कि ये जो एक्ट जो लागू हुआ है इसके बाद या इससे पहले कभी भी कोई कार्रवाई अगर की गई हो तो भी यहाँ पर रिलीफ मांगा जा सकता है। तो देखिए जैसे जो कहा गया, देखिए धारा 18, 19 या 20, 21 और 22 के अधीन उपलब्ध कोई भी अनुतोष है, फिर किसी सिविल न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में या किसी भी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति है और प्रत्याशी को प्रभावित करने वाली किसी विधि कार्रवाई में भी, वो भले ही इन पर लागू होती कोई भी लॉ एप्लीकेबल होता हो, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ की हो या बाद की हो, उन दोनों में ही ऐसे रिलीफ मांगे जा सकते हैं। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई कि एनी रिलीफ रिफर्ड टू इन सब सेक्शन फर्स्ट, कोई भी रिलीफ जो है जो यहाँ सब सेक्शन फर्स्ट में यहाँ दिया गया है, जैसे कि जस्ट आप पढ़ चुके हैं कौन कौन से हैं, सेक्शन 18, 19, 21, 21 और 22 के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ कहा गया कि एनी रिलीफ रिफर्ड टू इन सब सेक्शन फर्स्ट मे बी सॉट फॉर इन एडिशन टू एंड अलोंग विथ एनी अदर रिलीफ। अगर कोई भी
अदर रिलीफ उनको मिल रहा है तो इसके साथ साथ वो लिया जा सकता है। दैट द अग्रीव्ड पर्सन मे सीक इन सच सूट और लीगल प्रोसीडिंग बिफोर अ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। भले ही सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में अगर इसके अलावा भी कोई कुछ रिलीफ है जो मिल सकता है तो बिल्कुल यहाँ पर इनको मिलना चाहिए और मिल सकता है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान देना दीजिएगा सब क्लोज नंबर 3 पर, इन केस एनी रिलीफ हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन। मान लीजिए कोई भी रिलीफ है वो अग्रीव्ड पर्सन ने लिया हुआ है इन एनी प्रोसीडिंग किसी भी अदर लीगल कार्रवाई में अदर देन अ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना हो, he shall be bound to inform the magistrate of the grant of such relief। तो क्या होगा, जो भी रिलीफ उसने लिया हुआ अग्रीव्ड पर्सन ने किसी भी अदर एक्ट के थ्रू अदर लॉ के थ्रू, तो वो बिल्कुल उस मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सुनवाई कर रहे हैं। चलिए सेक्शन 26 आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए। चलिए सेक्शन 26 पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन क्या है, जो हिंदी मीडियम से वो भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 27 पर एक नजर डालते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई अधिकारता यानी कि ज्यूरिडिक्शन की। सपोज नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालिए। यथास्थिति प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर। का नंबर देखिए, व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता हो। देखिए दोनों की बात की गई, चाहे तो वो स्थायी रूप से निवास करता हो और चाहे वो अस्थायी रूप से पर निवास करता हो, या फिर कारोबार भी करता हो या नियोजित हो। मतलब देखिए कहीं कारोबार कर रहा हो, कहीं जॉब में हो, या टेम्पररी बेसिस रह रहा हो या फिर परमानेंट हो। तो यहाँ पर जिसके न्यायालय की अधिकारता में रह रहे हैं, जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का हो सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट का हो सकता है, इनके भीतर तो इन सबको अधिकारता होगी कि वो वहाँ पे सुनवाई कर सकते हैं। कहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, प्रत्याशी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है। तो कहा कि प्रत्याशी या तो निवास करता हो, कहीं कारोबार करता हो, या कहीं पर भी नियोजित होना चाहिए यानी कि जॉब में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हेतुक उद्भूत होता है, मतलब यहाँ पर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो वहीं पर हुआ हो। जैसे क्रिमिनलिटी से रिलेटेड है, कोई ऑफेंस अगर किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई भी अपराध किया गया है उस जगह पर, तो वहाँ पर वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है या महानगर मजिस्ट्रेट है, ये केस की सुनवाई कर सकते हैं। देखिए फिर अगली बात की गई है, इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों को विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा। और जो ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट होंगे कहीं के भी हों, पर इन ये जो का गाँव में जो टर्म्स कंडीशन दी गई, अगर ये टर्म्स कंडीशन फुलफिल होती हैं तो बिल्कुल वहाँ के मजिस्ट्रेट उस केस की सुनवाई कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक नजर और डाल लीजिए। कहा गया इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा, और उनके द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है तो कहाँ पर होगा, संपूर्ण भारत में ये एप्लीकेबल होता है। जो इंग्लिश मीडियम से वो भी थोड़ा सा नजर डालिएगा कि ज्यूरिडिक्शन क्या होगी, कहाँ कहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है उसका रिलेटेड, तो भी जरा नजर डालिए। सेक्शन 27 में देखिए यहाँ पर बात करें ज्यूरिडिक्शन, सब क्लोज नंबर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं। सेक्शन 27 सब क्लोज नंबर फर्स्ट कहा गया था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो, और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच। कौन कौन सी हैं, सेक्शन 27 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का एक। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। द पर्सन एग्रीड परमानेंटली और टेम्परेली रिसाइड, कैसे कैसे रह रहा हो, या तो जो पर्सन है अग्रीड पर्सन है वो कैसे रह रहे हो यहाँ पर, परमानेंटली या फिर टेम्परेरी। कैरीज ऑन बिजनेस, और या तो बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर या फिर वहाँ पर एम्प्लॉयड, इनमें से कोई भी टर्म्स कंडीशन अगर फुलफिल होती तो यहाँ उस जगह के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई भी यहाँ पे सुनवाई कर सकता है। और ये सेकंड नंबर टेम्परेरी रेजिडेंस, और फिर यहाँ पर बात की गई है कैरीज ऑन बिजनेस, थर्ड पॉइंट जो कि बिजनेस की बात कर रहे हैं, और फोर्थ पॉइंट है यहाँ एम्प्लॉय। बी में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, द रेस्पोंडेंट रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस
और इज एम्प्लॉयड। यहाँ पर क्या कहा गया, द रेस्पोंडेंट रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस इज एम्प्लॉयड। इनमें से कुछ भी पॉइंट्स होता है तो सी द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो वहाँ के कोई भी मजिस्ट्रेट इनकी सुनवाई कर सकते हैं, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, शैल बी द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट अ प्रोटेक्शन order and other orders under this act to try offense under this act। तो ये जो मजिस्ट्रेट रहेंगे जिसके ऊपर आप जिसकी देख पा रहे थे, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन कौन प्रोटेक्शन ऑर्डर और अदर ऑर्डर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो ग्रांट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन से होंगे, जो कि आप ये दोनों देख पाए। सब क्लोज टू पर एक बार नजर डालिए, एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, थ्रू आउट इंडिया की संपूर्ण भारत पर। सेक्शन 29 पर एक बार नजर डालिए, प्रोसीजर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट all proceedings under section 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and offences under section 31 shall be governed by the provision of the Code of Criminal Procedure। means CRPC जो आपने पढ़ी हुई है 1973 उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कहाँ पर कहा गया, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कि जहाँ पर इस एक्ट में कहीं पर अगर अन्यथा कोई प्रोविजंस कर दिए गए हैं तो उनको छोड़कर बाकी सब में ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 एंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 31 शैल बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। ये सीआरपीसी एक्ट है जमीयत का, उसके प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे और उसी की तरह ट्रायल होगी कि ऐसा माना जाएगा कि वो सब ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। अगले जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 28 का, सब क्लोज 2 पर देखने नजर डालिए, नथिंग इन सब सेक्शन फर्स्ट, जो सब सेक्शन फर्स्ट में की बात की गई है, शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम लाइंग डाउन इट्स ऑन प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल of an application under section 12 or under subsection 2 of section 23। तो देखिए सेक्शन 23 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग और फिर क्या किया गया सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो सेक्शन जो 13, 23 सब क्लोज 2 आपने जैसा अभी पढ़ा हुआ था, सेक्शन 2 पहले एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 23 में देखिए क्या बात की गई, सेक्शन 23 में यहाँ बात की गई थी कि अगर मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है किन किन चीजों में, कि कुछ भी घरेलू हिंसा कहीं पर जो की गई है या कोई करने वाला है तो फिर उसके आधार पर अगर कोई शपथ पत्र प्रोवाइड करते हैं कौन, अग्रीव्ड पर्सन, तो फिर क्या किया जा सकता है सेक्शन 18 में, 19 में और 20 में और 21 और 22 के अकॉर्डिंग एक पार्टी डिसीजन दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 12 में क्या था, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन दी गई थी तो कौन कौन लोग यहाँ पर दे सकते हैं एप्लीकेशन, तो 2-3 लोगों की बात की गई थी कि एक तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो सेल्फ दे सकता है या फिर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है या फिर कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रिलीफ के लिए आवेदन कर सकता है, या तो डिफेंस कोड या उसकी तरफ से कोई और या फिर जो संरक्षण अधिकारी है उनमें से कोई भी यहाँ पर इनको एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 12 में आपने पढ़ा था। चलिए जो पहले इस हिंदी में भी पढ़ लेते हैं फिर हम फॉर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 23 पर सेक्शन 28 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि इस अधिनियम में अन्यथा उबंधित के सिवाय धारा 12, धारा 18 और धारा 19, 20, 21, 22 और 23 के अधीन सभी कार्रवाइयाँ और धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। तो सेक्शन आपने 12
जिसका 18, 19 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 20, 21 और 22, 23 इनसे रिलेटेड। और जो धारा 31 में जो ऑफेंस की बात की गई है वो सभी अपराध किसके अकॉर्डिंग ट्रायल होंगे, सब ये दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, जो सीआरपीसी आपको पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग सचेत होगा। फिर कहा गया सब क्लोज नंबर 2 पर यहाँ बात की कि उपधारा की कोई बात तो धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विकसित करने से न्यायालय को निवारक नहीं करे। तो यहाँ देखिए कहा गया कि जो धारा 12 के अधीन या धारा 23(2) के अधीन अगर न्यायालय स्वयं उसको निपटाने के लिए कोई आगे कदम बढ़ाता है तो बिल्कुल न्यायालय को इस बारे में कोई भी बात रोकने वाली नहीं समझी जाएगी जो न्याय में हो। तो न्यायालय यहाँ पर स्वयं से भी संज्ञान लेकर के न्याय हित में ऐसे आदेश कर सकता है जो सेक्शन 12 और सेक्शन 23 सब के अकॉर्डिंग दे सकता है। अपील की जरा बात देखिएगा सेक्शन 29 में, उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की यथास्थिति व्यथित व्यक्ति या प्रत्याशी पर जिस पर भी पश्चातवर्ती हो तामील की जाती है। टाइम पीरियड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील हो सकेगी। तो कहा गया उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दिया गया और उसे जो व्यथित व्यक्ति है या प्रत्याशी पर जिस पर भी पश्चातवर्ती हो तामील की जाती है, उस आदेश की जिस दिन तामील हुई है उससे 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील होगी। कितने दिन में? 30 दिन। इतना समझ में आया? ये एक्चुअली जो अपील का मैटर है, तो यहाँ डिलीवरी से बात की जा रही कि उस पर जो सर्व किया गया है वो ऑर्डर, और उस व्यक्ति पर जब भी मिल जाए जिस डेट को भी उसे रिसीव हो उस डेट से अपील की डेट काउंट की जाएगी। सेक्शन 29 में आप अपील पढ़ना देखिए कहा गया देयर शैल लाई इन एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन 30 days। कितने टाइम पीरियड में? 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व ऑन द अग्रीव्ड पर्सन। जो ऑर्डर है वो सर्व हो जाना चाहिए कब? अग्रीव्ड पर्सन और रेस्पोंडेंट। तो अब इनमें से जो भी व्यथित व्यक्ति होगा वहाँ पर, व्यथित व्यक्ति से यहाँ पर मेरा सेंस ये है, एक तो वो देखिए जो पहले डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड था उसको हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इस ऑर्डर से जो सेटिस्फाई पार्टी नहीं है, चाहे वो अग्रीव्ड पर्सन हो चाहे वो रेस्पोंडेंट हो, एज द केस में भी विच एवर इज लेटर, जैसे ही उन पर ऑर्डर सर्व होता है उससे विद इन 30 days यानी 30 दिन के अंदर वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए। नहीं? सभी को क्लियर है?